नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन हिंदी टीचिंग विद टीचर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जिस चैप्टर को करने जा रहे हैं वह बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण और हिंदी के विद्यार्थियों के लिए तो रामबाण है। और उस टॉपिक का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। और इसके अंतर्गत हम लोग इसके बहुत सारे सब डिवीज़न को भी कवर करेंगे। हालांकि उस पर हर सब डिवीज़न पर हम अलग से भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज हिंदी साहित्य के इतिहास की एक विस्तृत चर्चा मैं आज आप सभी से करूंगा। हिंदी साहित्य के इतिहास में जो मुख्य चीज़ें जिन्हें कवर करना बहुत ही आवश्यक है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। उनमें है हिंदी भाषा उद्भव और विकास, यानी हिंदी भाषा का किस प्रकार उत्पत्ति होता है और उसका विकास किस रूप में होता है। हिंदी साहित्य के 4 भाग हैं। आप देखेंगे कि हिंदी साहित्य में टोटल 4 भाग हैं। पहला भाग आदिकाल, इसकी क्या क्या सामान्य प्रवृत्तियां हैं। इसके प्रमुख कवि चंद्रवरदाई, विद्यापति, अमीर खुसरो और भी बहुत सारे लोग हैं। भक्ति काल की क्या क्या सामान्य प्रवृत्तियां हैं। भक्ति काल की 2 मुख्य धाराएं हैं, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा में भी संत काव्य धारा, जिसे हम ज्ञान मार्गी काव्य धारा भी कहते हैं, और सूफी काव्य धारा, जिसे हम प्रेम मार्गी काव्य धारा भी कहते हैं या प्रेमाश्रयी काव्य भी कहते हैं, जिसके प्रमुख कवि कबीरदास हैं संत काव्य के, और सूफी काव्य के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। सगुण काव्य धारा की भी 2 उपधाराएं हैं, जिसमें पहला है कृष्ण भक्ति धारा, जिसके प्रमुख कवि सूरदास जी हैं, और दूसरा है राम भक्ति धारा, जिसके प्रमुख कवि तुलसीदास जी हैं। इसी प्रकार हिंदी साहित्य जब आगे बढ़ेगा तो इसमें रीति काल आप देखेंगे कि तीसरा जो बृहत काल है वो रीति काल है। हालांकि रीति काल में भी रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त साहित्य की रचना होती है, और उसमें प्रमुख कवि केशवदास, भूषण बिहारी, घनानंद, पद्माकर, ये सब इत्यादि वगैरह आते हैं। तो आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास पर एक विस्तृत चर्चा हम लोग करेंगे। शुरू करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होता है, और हिंदी हम चाहे किसी भी स्तर पर पढ़ रहे हो, चाहे क्लास 10 के स्तर पर हो, 12 के स्तर पर हो, या BA और MA के स्तर पर हो, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हिंदी साहित्य के इतिहास को अगर हम देखें, हिंदी साहित्य पर अगर समुचित परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाए तो स्पष्ट होता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास अत्यंत विस्तृत व प्राचीन है। सुप्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर हरदेव बाहरी के शब्दों में हिंदी साहित्य का इतिहास वस्तुतः वैदिक काल से आरंभ होता है। ध्यान देंगे इस बात को, वैदिक काल से हिंदी साहित्य की उत्पत्ति मानी जा सकती है। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसका आरंभ 8वीं शताब्दी से माना जाएगा, लेकिन इसकी उत्पत्ति के मूल बीज वैदिक साहित्य में मिलते हैं। इसीलिए यह कहना ही ठीक होगा कि वैदिक भाषा ही हिंदी है। इस भाषा का दुर्भाग्य रहा है कि युग युग में इसका नाम परिवर्तित होता रहा है, कभी वैदिक, कभी संस्कृत, कभी प्राकृत, कभी अपभ्रंश और कभी हिंदी। आलोचक कह सकते हैं कि वैदिक संस्कृत और हिंदी में तो जमीन आसमान का अंतर है, पर ध्यान देने योग्य है कि हिब्रू, रूसी, चीनी, जर्मन और तमिल आदि जिन भाषाओं को बहुत पुरानी बताया जाता है, उनके भी प्राचीन और वर्तमान रूपों में जमीन आसमान का अंतर है। पर उन लोगों ने उन भाषाओं के नाम नहीं बदले और उनके परिवर्तित स्वरूपों को प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक आदि कहा गया, जबकि हिंदी के संदर्भ में प्रत्येक युग की भाषा का नया नाम रखा जाता रहा। ध्यान देंगे इस बात को। हिंदी की भाषा का जो नामकरण है, एक अलग वीडियो हम उस पर बनाएंगे हिंदी के नामकरण पर, वो अलग अलग समय में अलग अलग रूपों में बदलता रहा। भाषा का स्वरूप, जैसे कहा भी जाता है कि 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर बानी, तो जैसे जैसे भाषा के स्वरूप में परिवर्तन होता गया, भाषा ने अपने नामकरण को बदलता रहा। कभी पहले हम देखेंगे उसका नाम, जिसे हम वैदिक संस्कृत कहते हैं, उसके बाद हम लौकिक संस्कृत में आते हैं,
वैदिक संस्कृत में आप देखेंगे कि वेदों की रचना हुई, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जो 4 वेद हैं। लौकिक संस्कृत में वाल्मीकि रामायण और वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत इत्यादि ग्रंथों की रचना हुई। उसके बाद संस्कृत का जब युग समाप्त हुआ, उसके बाद हम पाली का युग देखते हैं, जिसमें त्रिपिटक लिखे गए। बौद्ध धर्म ग्रंथ त्रिपिटक में ही है। उसके बाद प्राकृत का समय आता है, जिसमें जैन मतावलंबियों के बहुत सारे जातक कहानियां लिखी गई। उसके बाद अपभ्रंश का समय आता है, फिर अवहट्ट का समय आता है, फिर पुरानी हिंदी और आज नई हिंदी। तो नाम परिवर्तन होते गए, स्वरूप जैसे जैसे बदलता गया, नाम परिवर्तन होते गए। इसीलिए हम जिस हिंदी की आज चर्चा कर रहे हैं, वो असल में 7वीं 8वीं शताब्दी से वो हिंदी है। लेकिन अगर दूसरे देशों की प्रमुख भाषाओं से तुलना की जाए, तो उन्होंने अपनी भाषाओं के नाम में ज्यादा परिवर्तन नहीं किया। उनमें भी संस्कृत और हिंदी का अंतर था, जो गैप था, लेकिन उन्होंने उसका नाम नहीं बदला। लेकिन हम लोगों ने जब हम हिंदी कहते हैं, तो एक्चुअली हम उस हिंदी की बात कर रहे हैं जो 6वीं 7वीं या 8वीं शताब्दी से मान सकते हैं वो शुरू हुई थी। यहाँ पर हम उसी हिंदी की बात करेंगे। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास के संबंध में इस पर भी प्रश्न आते हैं, हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। इस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि हिंदी भाषा के उद्भव और विकास के संबंध में प्रचलित धारणाओं पर विचार करते समय हमारे सामने हिंदी भाषा की उत्पत्ति का प्रश्न 10वीं शताब्दी के आसपास की प्राकृताभास भाषा, माने जिसमें प्राकृत का आभास हो, तथा अपभ्रंश भाषाओं की ओर जाता है। अपभ्रंश शब्द की व्युत्पत्ति और जैन रचनाकारों की अपभ्रंश कृतियों का हिंदी से संबंध स्थापित करने के लिए जो तर्क और प्रमाण हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में प्रस्तुत किए गए हैं, उन पर विचार करना भी आवश्यक है। सामान्यतः प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव स्वीकार किया जाता है। ये रामचंद्र शुक्ल जी का भी मत था। उस समय अपभ्रंश के कई रूप थे और उनमें 7वीं 8वीं शताब्दी से ही पद्य रचना प्रारंभ हो गई थी। पद्य कहते हैं काव्य को। साहित्य की दृष्टि से पद्यबद्ध जो रचनाएं मिलती है वे दोहा रूप में है। दोहा हिंदी के शुरुआती स्वरूप को लिखने की एक विधा है और उनके विषय धर्म, नीति, उपदेश आदि प्रमुख है। राजाश्रित कवि और चारण नीति, श्रृंगार, शौर्य, पराक्रम आदि के वर्णन से अपनी साहित्य रुचि का परिचय दिया करते थे। यह रचना परंपरा आगे चलकर शौरसेनी, अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी में कई वर्षों तक चलती रही। पुरानी अपभ्रंश भाषा और बोलचाल की देसी भाषा का प्रयोग निरंतर बढ़ता गया। इस भाषा को विद्यापति ने देशी भाषा कहा है, जो पुरानी हिंदी है, जिसे हम अवहट्ट भी कहते हैं। तो विद्यापति की रचनाओं में हमें देसिल बैना सब जन मिठा, ये आप सुनेंगे कि देशी वाणी बहुत ही मीठी होती है, देशी बोली बहुत मधुर होती है। तो विद्यापति ने उसे देशी भाषा कहा था। किंतु यह निर्णय करना सरल नहीं है कि हिंदी शब्द का प्रयोग इस भाषा के लिए कब और किस देश में प्रारंभ हुआ। यानी समय, रूप और काल के अनुसार हिंदी की परिपाटी बदलती रही। हिंदी साहित्य का आरंभ 8वीं शताब्दी से माना जाता है। यह वह समय है जब सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद देश में अनेक छोटे छोटे शासन केंद्र स्थापित हो गए थे, जो परस्पर संघर्षरत रहा करते थे। विदेशी मुसलमानों से भी इनकी टक्कर होती रहती थी। धार्मिक क्षेत्र अस्त व्यस्त थे। इन दिनों उत्तर भारत के अनेक भागों में बौद्ध पंथ का प्रचार था। बौद्ध पंथ का विकास कई रूपों में हुआ, जिनमें से एक वज्रयान कहलाया। आप जानते हैं महायान, हीनयान, और उसके बाद अलग अलग शाखाओं में बढ़ते बढ़ते वज्रयान, तंत्रयान इत्यादि हुआ। तो वज्रयानी तांत्रिक थे और सिद्ध कहलाते थे। इन्होंने जनता के बीच उस समय की लोक भाषा में अपने मत का प्रचार किया। हिंदी का प्राचीनतम साहित्य इन्हीं वज्रयानी सिद्धों द्वारा तत्कालीन लोक भाषा पुरानी हिंदी में लिखा गया। इसके बाद नाथपंथी साधुओं का समय आता है। इन्होंने बौद्ध, शांकर, तंत्र, योग और शैव मतों के मिश्रण से अपना नया पंथ चलाया, जिसमें सभी वर्गों और वर्णों के लिए धर्म का एक सामान्य मत प्रतिपादित किया गया था। लोक प्रचलित पुरानी हिंदी में लिखी इनकी अनेक धार्मिक रचनाएं उपलब्ध हैं।
इसके बाद जैनियों की रचनाएं मिलती है, अर्थात जैन धर्म को मानने वाले जो साधु थे, मुनि थे, उनकी रचनाएं मिलती है, जो लेखक थे। उनमें स्वयंभू का पौंचर्य अथवा रामायण, 8वीं शताब्दी की रचना है। क्षमा कीजिएगा, थोड़ा सा स्क्रीन डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ, तो 8वीं शताब्दी की रचना है। बौद्धों और नाथपंथियों की रचनाएं मुक्तक और केवल धार्मिक है, पर जैनियों की अनेक रचनाएं जीवन की सामान्य अनुभूतियों से भी संबद्ध है। इनमें से कई प्रबंध काव्य हैं। इसी, आप जानते हैं काव्य के दो रूप होते हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। तो जैनियों की बहुत सारे प्रबंध काव्य भी हैं। इसी काल में अब्दुल रहमान का काव्य संदेश राशन भी लिखा गया, जिसमें परिवर्तित बोलचाल के निकट की भाषा मिलती है। इस प्रकार 11वीं शताब्दी तक पुरानी हिंदी का रूप निर्मित और विकसित होता रहा। हमने क्या देखा कि 7वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक, मैंने लगभग मान सकते हैं राजा भोज और राजा मुंज के समय तक हिंदी के पुराने रूप का विकास होता रहा। लेकिन उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी ऐसा मानते हैं कि हिंदी का एक प्रबुद्ध विकास हुआ, और जिसे हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत ला सकते हैं, उस लायक हिंदी का विकास हमें देखने को मिलता है, जिसकी शुरुआत 1050 से मानी जा सकती है। ये रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन है। कभी काल विभाजन और नामकरण पर भी हम एक नया वीडियो लाएंगे। तो हिंदी साहित्य का पहला काल अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो है आदिकाल, जो 1050 से 1375 तक माना जाता है। इसमें देखेंगे इसकी प्रवृत्तियां किस रूप में है। 11वीं सदी के लगभग देश भाषा हिंदी का रूप अधिक स्फुट होने लगा, मतलब अधिक खिलने लगा। उस समय पश्चिमी हिंदी प्रदेश में अनेक छोटे छोटे राजपूत राज्य स्थापित हो गए थे। ये परस्पर अथवा विदेशी आक्रमणकारियों से प्राय युद्धरत रहा करते थे। इन्हीं राजाओं के संरक्षण में रहने वाले चारणों, चारण कहते हैं जो राजाओं के अपने व्यक्तिगत कवि होते थे, दरबारी कवि, और भाटों, भाट मतलब भी वही जो राजाओं का प्रशस्ति गान करते थे, का राज प्रशस्ति मूलक काव्य वीर गाथा के नाम से अभिहित किया गया। अभिहित करना मतलब उसका नाम दिया गया। इन वीर गाथाओं को रासो कहा जाता है। इनमें आश्रयदाता राजाओं के शौर्य और पराक्रम का ओजस्वी वर्णन करने के साथ ही उनके प्रेम प्रसंगों का भी उल्लेख है। रासो ग्रंथों में संघर्ष का कारण प्रायः प्रेम दिखाया गया है। इन रचनाओं में इतिहास और कल्पना का मिश्रण है। रासो वीर गीत, विसलदेव रासो और आला आदि, और प्रबंध काव्य यानी कि पृथ्वीराज रासो और खुमान रासो आदि, इन दो रूपों में लिखे गए। ध्यान देंगे, रासो ऐसे कई रूप में लिखे गए थे, लेकिन मुख्यतः रासो प्रकार की जो रचनाएं थी वो वीर काव्य के रूप में और प्रबंध काव्य के रूप में लिखे गए थे। इन रासो ग्रंथों में से अनेक की उपलब्ध प्रतियां चाहे ऐतिहासिक दृष्टि से संदिग्ध हो, मतलब उनकी प्रामाणिकता में संदेह हो, फिर भी इन वीर गाथाओं की मौखिक परंपरा असंदिग्ध, अर्थात मौखिक रूप से ये परंपराएं हमारे लोक जीवन का हिस्सा हैं। इनमें शौर्य और प्रेम की ओजस्वी और सरस अभिव्यक्ति हुई है। ये आदिकालीन हिंदी साहित्य की बहुत खास प्रवृत्ति थी, रासो काव्य, जिसमें वीर काव्य और प्रबंध काव्य आते हैं। इसी कड़ी में, इसी कालावधि में मैथिल कोकिल विद्यापति हुए, जिनको आप मैथिली भाषा का प्रथम कवि कह सकते हैं या बंगला का भी प्रथम कवि कह सकते हैं, जिनकी पदावली में मानवीय सौंदर्य और प्रेम की अनुपम व्यंजना मिलती है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका इनके दो अन्य प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। ध्यान रखेंगे, विद्यापति, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको आएगा कि विद्यापति की दो प्रमुख रचनाएं कीर्तिलता और कीर्ति पताका। अमीर खुसरो का भी यही समय है। इन्होंने ठेठ खड़ी बोली में अनेक पहेलियां, मुकरियां और दो सखुन रचे हैं। इनके गीतों दोहों की भाषा ब्रज भाषा है। आदिकाल के प्रमुख कवि और आदिकालीन कवियों की प्रमुख कृतियों का विवरण इस प्रकार आप कह सकते हैं। जो आदिकालीन के जो प्रमुख रचनाकार हैं और उनकी प्रमुख रचनाएं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है।
इसको आप ध्यान रखेंगे। जैसे मान लीजिए अब्दुल रहमान, इनका लिखा ग्रंथ संदेश रासक है। नरपति नाल बीसल देव रासो लिखे हैं। चंद्रबरदाई बहुत फेमस रचनाकार, पृथ्वीराज रासो। दलपति विजय खुमान रासो। जगनिक परमाल रासो। शांगधर हमीर रासो। नल सिंह विजयपाल रासो। जल कवि बुद्धि रासो। माधवदास चारण राम रासो। दिल्हर सुकुमार रासो। श्रीधर रणमल छंद और पीरीछत रासो। जिन धर्म सूरी स्थूलीभद्र रासो। गुलाब कवि करैया कौ रासो। शालिभद्र सूरी भरतेश्वर बाहुबली रासो। जोइंदू परमात्मा प्रकाश। केदार जयचंद्र प्रकाश। मधुकर कवि जसमयंक जयचंद्रिका, इसका पूरा नाम है जयमयंक जयचंद्रिका। स्वयंभू पौमचर्यु। योगसार साने धम्म दोहा। हरप्रसाद शास्त्री बौद्ध गान और दोहा। धनपाल भविष्यत कहा, भवित्य काव्य कहते हैं, उसका नाम भविष्यत काव्य कहते हैं। लक्ष्मीधर प्राकृत पेंगलम। अमीर खुसरो किस्सा चाहा दरवेश और खालिक बारी। विद्यापति की कीर्तिलता, कीर्ति पताका और विद्यापति पदावली। ये रचनाएं आदिकाल की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जिनके आधार पर हम आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियों का मूल्यांकन कर सकते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे। इन रचनाओं का नाम और इनके रचनाकारों का नाम, इसको आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये आदिकाल के वे रचनाकार हैं जिनके कारण ही आदिकाल की प्रवृत्तियों का उजागर हमें हिंदी साहित्य में देखने को मिलता है। इसके बाद दूसरा काल आता है भक्ति काल, जिसे कालक्रम के दृष्टिकोण से हम पूर्व मध्यकाल भी कह सकते हैं। मध्यकाल का जो पहला भाग है उसे भक्ति काल, और मध्यकाल के दूसरे भाग को हम रीति काल या श्रृंगार काल या कला काल भी कहते हैं। नामकरण पर कभी अलग वीडियो बनाएंगे तो उस पर चर्चा करेंगे। तो भक्ति काल, जिसे हम हिंदी साहित्य का गोल्डन पीरियड कहते हैं, स्वर्ण युग कहते हैं, जागरण का काल कहते हैं, ये लगभग 1375 से 1700 इसका समय माना जाता है। इसमें इसकी मुख्य प्रवृत्तियों को हम देखेंगे कि 13वीं सदी तक धर्म के क्षेत्र में बड़ी अस्त व्यस्तता आ गई। जनता में सिद्धों और योगियों आदि द्वारा प्रचलित अंधविश्वास फैल रहे थे। शास्त्र ज्ञान संपन्न वर्ग में भी रूढ़ियों और आडंबर की प्रधानता हो चली थी। मायावाद के प्रभाव से लोक विमुखता और निष्क्रियता के भाव समाज में पनपने लगे थे। ऐसे समय में भक्ति आंदोलन के रूप में ऐसा भारत व्यापी विशाल सांस्कृतिक आंदोलन उठा, जिसमें समाज में उत्कर्ष, विधायक, सामाजिक और वैयक्तिक मूल्यों की प्रतिष्ठा की। यानी जिस समय सिद्धों और नाथों के प्रभाव के कारण आम जनता त्राही त्राही कर रही थी, उस समय एक ऐसे जागरण की आवश्यकता थी जो जनता को संबल प्रदान कर सके। और भक्ति काल इसीलिए महत्वपूर्ण है कि भक्ति काल ने उस सोई हुई जनता को जगाया। उसमें भक्ति केवल पूजा पाठ का नाम नहीं है। भक्ति का मतलब है मनुष्य की चेतना की अहर्निश अवस्था को उठाना। ये हिंदी साहित्य में भक्ति काल का योगदान है। इसीलिए भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। कहाँ से हुआ भक्ति आंदोलन? भक्ति आंदोलन का शुरुआत दक्षिण के आलवार संतों और नैनार संत, बीच में आप जोड़ लेंगे, आलवार और नैनार संतों द्वारा 10वीं सदी के लगभग हुआ। वहां पर शंकराचार्य के अद्वैत मत और मायावाद के विरोध में 4 वैष्णव संप्रदाय खड़े हो गए। इन चारों संप्रदायों ने उत्तर भारत में विष्णु के अवतारों का प्रचार प्रसार किया था। आप ध्यान देंगे कौन कौन से संप्रदाय हैं ये चारों संप्रदाय। इनमें से एक के प्रवर्तक रामानुजाचार्य थे। ध्यान देंगे, ये रामानुजाचार्य जो भक्ति काल के जो बहुत शुरुआती आप भक्ति आंदोलन नेता मान सकते हैं, ये बहुत शुरुआती लोग थे जिन्होंने भक्ति आंदोलन को पल्लवित पुष्पित करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। तो सबसे पहले प्रवर्तक कौन माने जाते हैं भक्ति आंदोलन के? रामानुजाचार्य। जिनकी शिष्य परंपरा में आने वाले कौन थे? रामानंद, जिसका हम नाम बहुत प्रेम से लेते हैं, गर्व से लेते हैं, श्रद्धा से लेते हैं, जो कबीर के गुरु भी थे। इन्होंने 15वीं शती में उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रचार किया। रामानंद के राम ब्रह्म के स्थानापन्न थे, अर्थात ब्रह्म के ही एक रूप माने जाते हैं, जो राक्षसों का विनाश और अपनी लीला का विस्तार करने के लिए
संसार में अवतीर्ण होते हैं। भक्ति के क्षेत्र में रामानंद ने ऊंच नीच का भेदभाव मिटाने पर विशेष बल दिया। राम के सगुण और निर्गुण, ये ध्यान रखेंगे, दो रूपों को मानने वाले दो प्रकार के भक्त हुए थे, और उन भक्त के प्रमुख आइकॉन आप बोल सकते हैं कबीर और तुलसी। इन दोनों प्रकार के लोगों को रामानुजाचार्य और उनकी परंपरा में आने वाले खासकर रामानंद ने प्रभावित किया था। विष्णु स्वामी के अब आते हैं कृष्ण भक्ति साहित्य के ऊपर। विष्णु स्वामी के शुद्धाद्वैतवाद मत का आधार लेकर इसी समय वल्लभाचार्य ने, यानी मत के सिद्धांतों के प्रतिपादक कौन थे? रामानुजाचार्य। उसको पुष्पित करने का काम किया रामानंद ने, जिसकी परिणति राम भक्ति में होती है। कृष्ण संप्रदाय में आते हैं तो कृष्ण संप्रदाय के सिद्धांतों के प्रतिपादक विष्णु स्वामी थे, जिन्होंने शुद्धाद्वैतवाद का सिद्धांत दिया, और उसको पुष्ट किया वल्लभाचार्य ने। उसी की परंपरा में उन्हीं के शिष्य सूरदास आते हैं। इस कड़ी को आप ध्यान रखेंगे। वल्लभाचार्य ने क्या चलाया? पुष्टि मार्ग चलाया। 12वीं से 16वीं सदी तक पूरे देश में पुराण सम्मत कृष्ण चरित्र के आधार पर कई संप्रदाय प्रतिष्ठित हुए, जिनमें सबसे ज्यादा प्रभावशाली वल्लभ का पुष्टि मार्ग था। उन्होंने शंकर मत के विरुद्ध, शंकर मत का जब आपको जिक्र आएगा तो शंकराचार्य का मत, शंकराचार्य ने अद्वैत सिद्धांत दिया था, ध्यान रखेंगे। इसीलिए शंकरी मत को शंकर मत कहते हैं, मतलब शंकराचार्य के मत को शंकर मत कहते हैं। तो उन्होंने जो मायावाद का सिद्धांत दिया, अहम ब्रह्म जगत मिथ्या, उसके विरुद्ध ब्रह्म के सगुण रूप को वास्तविक कहा गया। उनके मत से यह संसार मिथ्या या माया का प्रसार नहीं है, बल्कि ब्रह्म का ही प्रसार है, अतः सत्य है। यानी ध्यान देंगे, शंकराचार्य ने कहा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, लेकिन सगुणवादियों ने कहा कि ब्रह्म अगर सत्य है तो जगत भी सत्य होगा। इसीलिए सगुणवाद को आधार मिला। तो इन लोगों ने कृष्ण को ब्रह्म का अवतार माना और उसकी प्राप्ति के लिए भक्त का पूर्ण आत्मसमर्पण आवश्यक बतलाया। भगवान के अनुग्रह या पुष्टि के द्वारा ही भक्ति सुलभ हो सकती है। इस संप्रदाय में उपासना के लिए गोपी जन वल्लभ लीला पुरुषोत्तम कृष्ण का मधुर रूप स्वीकृत हुआ। इस प्रकार उत्तर भारत में विष्णु के राम और कृष्ण अवतारों की प्रतिष्ठा होती है। इस प्रकार विभिन्न मतों का आधार लेकर हिंदी में निर्गुण और सगुण के नाम से भक्ति काव्य की दो शाखाएं साथ साथ चली। निर्गुण मत के दो उपविभाग हुए, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। पहले के प्रतिनिधि कबीर और दूसरे के जायसी हैं। सगुण मत भी दो उपधाराओं में प्रवाहित हुआ, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। राम भक्ति के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी हैं और कृष्ण भक्ति के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कबीर कौन थे, जिसका नाम संत काव्य भी कहते हैं, उसके प्रमुख कवि है कबीरदास। उन पर तात्कालिक विभिन्न धार्मिक प्रवृत्तियों और दार्शनिक मतों का सम्मिलित प्रभाव है। उनकी रचनाओं में धर्म सुधारक और समाज सुधारक का रूप विशेष प्रखर है। उन्होंने आचरण की शुद्धता पर बल दिया, वायाडंबर, रूढ़ियों और अंधविश्वासों पर उन्होंने तीव्र कुशाघात किया। मनुष्य की क्षमता का उद्घोष कर उन्होंने निम्न श्रेणी की जनता में आत्मगौरव का भाव जगाया। इस शाखा के अन्य कवि रैदास, दादू वगैरह कहते हैं। प्रेमाश्रयी शाखा, जिसको हम प्रेम मार्गी शाखा भी कहते हैं, इसके प्रमुख कवि कौन है? जायसी हैं, जिनका पद्मावत अपनी मार्मिक प्रेम व्यंजना, कथा रस और सहज कला विन्यास के कारण विशेष प्रशंसित हुआ। आप पद्मावत फिल्म भी देखे होंगे, ये इसी जायसी के पद्मावत को आधार बनाकर उसकी रचना हुई है। इनकी अन्य रचनाओं में अखरावट और आखिरी कलाम आदि हैं, जिनमें सूफी संप्रदाय संगत बातें हैं। इस धारा के अन्य कवि हैं कुतुबन, मंजन, उस्मान, शेख नबी और नूर मोहम्मद आदि। आज की दृष्टि से इस संपूर्ण भक्ति काव्य का महत्व उसकी धार्मिकता से अधिक लोक जीवनगत मानवीय अनुभूतियों और भावों के कारण है। इसी विचार से भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग कहा जा सकता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, तो आप बताएंगे कि नहीं, भक्ति काल में केवल धार्मिकता नहीं थी, बल्कि भक्ति काल वास्तव में लोक जीवनगत मानवीय अनुभूतियों और भावों का काव्य था। इसलिए वो मनुष्य से जुड़ा हुआ काव्य है, वह कपोल कल्पनाओं का काव्य नहीं है,
बल्कि वह मनुष्य के जागरण, मनुष्य के आत्मविश्वास का काव्य है। इसलिए वो भक्ति काल स्वर्ण युग कहा जाने योग्य है। तीसरा जो काल आता है वह है रीति काल, जिसका समय लगभग 1700 से 1900 तक माना जाता है। 1700 ईस्वी के आसपास हिंदी कविता में एक नया मोड़ आया। इसे विशेषतः तत्कालिक दरबारी संस्कृति और संस्कृत साहित्य से उत्तेजना मिली। यानी जो दरबारी कल्चर आदि काल में था, जैसे ही मुगल सल्तनत कमजोर हुआ, केंद्रीय शासन व्यवस्था भारतवर्ष में कमजोर हुई, तमाम क्षेत्रीय शासन व्यवस्थाएं अपना सर उठाने लगी और उसके कारण दरबारी कल्चर को बढ़ावा मिला। और उसी दरबारी कल्चर के कारण हम देखते हैं रीतिकाल यानी सामंती काल फिर से एक बार शुरुआत होती है। संस्कृत साहित्य शास्त्र के कतिपय अंशों ने इसे शास्त्रीय अनुशासन की ओर प्रवृत्ति किया। हिंदी में रीति या काव्य रीति शब्द का प्रयोग काव्य शास्त्र के लिए हुआ था। इसलिए काव्य शास्त्रबद्ध सामान्य सृजन प्रवृत्ति और रस अलंकार आदि के निरूपक बहुसंख्यक लक्षण ग्रंथों को ध्यान में रखते हुए इस समय के काव्य को रीति काव्य कहा गया। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा रीति काव्य किसे कहते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। इस काव्य की श्रृंगारिक प्रवृत्तियों की पुरानी परंपरा के स्पष्ट संकेत संस्कृत, प्राकृत, अभ्रंश, फारसी और हिंदी के आदि काव्य तथा कृष्ण काव्य की श्रृंगारिक प्रवृत्तियों में मिलते हैं। इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद रीति काव्य का रचना कैसे शुरू होती है, अलग अलग मत हैं, लेकिन हम मानते हैं कि रीति काव्य रचना का आरंभ किसने किया, केशवदास से होता है, जिनकी सर्वप्रसिद्ध रचनाएं कविप्रिया, रसिकप्रिया और रामचंद्रिका है। केशव के कई दशक बाद चिंतामणि से लेकर 18वीं सदी तक हिंदी में रीति काव्य का अजस्र स्रोत प्रवाहित हुआ था, जिसमें नर नारी जीवन के रमणीय पक्षों और तत्संबंधित सरस संवेदनाओं की अत्यंत कलात्मक अभिव्यक्ति व्यापक रूप में हुई। रीति काव्य की क्या विशेषताएं थी, और भी ध्यान रखेंगे विशेषताओं को, कि रीति काल के कवि राजाओं और रईसों के आश्रय में रहते थे। वहाँ मनोरंजन और कला विलास का वातावरण स्वाभाविक था। बौद्धिक आनंद का मुख्य साधन वहाँ उक्ति वैचित्र्य समझा जाता था। ऐसे वातावरण में लिखा गया साहित्य अधिकतर श्रृंगार मूलक और कला वैचित्र्य से युक्त था। पर इसी समय प्रेम के स्वच्छंद गायक भी हुए, जिन्होंने प्रेम की गहराइयों का स्पर्श किया। मात्रा और काव्य गुण दोनों ही दृष्टियों से इस समय का नर नारी प्रेम और सौंदर्य की मार्मिक व्यंजना करने वाला काव्य साहित्य महत्वपूर्ण है। और क्या प्रवृत्तियां थी रीति काव्य की? रीति काव्य मुख्यतः मांसल श्रृंगार का काव्य यानी शारीरिक श्रृंगार का काव्य है। हालांकि कला के दृष्टिकोण से बहुत उच्च कोटि का काव्य है, लेकिन अगर भक्ति काल से तुलना करेंगे तो निश्चित रूप से यह कमतर है। लेकिन इसमें नर नारी जीवन के स्मरणीय पक्षों का सुंदर उद्घाटन हुआ है। अधिकतर काव्य मुक्तक शैली में है, पर कुछ प्रबंध काव्य भी हैं। इन 200 वर्षों में श्रृंगार काव्य का अपूर्व उत्कर्ष हुआ, पर धीरे धीरे रीति की जकड़ बढ़ती गई और हिंदी काव्य का भाव क्षेत्र संकीर्ण होता गया। आधुनिक युग तक आते आते इन दोनों कमियों की ओर साहित्यकारों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट हुआ कि नहीं, हम जो कर रहे हैं वो आम जनता से जुड़ी हुई बातें नहीं है। इसीलिए रीति काव्य की पृष्ठभूमि पर आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है। अब आते हैं हम आधुनिक काल। आधुनिक काल की शुरुआत 1900 से शुरू होती है और आज तक ये कंटिन्यू चल रही है। इसकी अलग अलग धाराएं बदल रही हैं, अलग अलग प्रवृत्तियां बदल रही हैं, अलग अलग मोड़ आ रहे हैं, लेकिन इन सबको हम आधुनिक काल में डालते हैं। यह आधुनिक युग का आरंभ काल है जब भारतीयों का यूरोपीय संस्कृति से संपन्न हुआ, यानी अंग्रेजों के आगमन से ही आप आधुनिक काल की शुरुआत कह सकते हैं। भारत में अपनी जड़ें जमाने के काम में अंग्रेजी शासन ने भारतीय जीवन को विभिन्न स्तरों पर प्रभावित और आंदोलित किया। नई परिस्थितियों के धक्के से स्थितिशील जीवन विधि का ढांचा टूटने लगा। एक नए युग की चेतना का आरंभ हुआ। संघर्ष और सामंजस्य के नए आयाम सामने आए। नए युग के साहित्य सृजन की सर्वोच्च सम्माननाएं खरी बोली गद्य में निहित थी। ध्यान रखेंगे, इसीलिए आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा जाता है। आधुनिक काल की सबसे बड़ी प्रवृत्ति है कि इसकी रचनाओं में गद्य को प्रमुखता मिली, इसीलिए इसे गद्य युग भी कहा गया। प्रश्न आता है आधुनिक काल को गद्य काल क्यों कहा जाता है? ध्यान रखेंगे, इसलिए कहा जाता है
क्योंकि आधुनिक काल में गद्य की प्रमुखता है, गद्य को बल मिला। जिस ब्रज भाषा और अवधी भाषा पर पूरा का पूरा भक्ति काल और रीति काल खड़ा है, उसका विकल्प मिला, और ऐसा विकल्प जो शायद और 200, 400, 500 और आने वाली कई पीढ़ियों तक चलता रहेगा। इसलिए आधुनिक काल को गद्य काल कहा जाता है। और हिंदी का प्राचीन गद्य कहाँ मिलता है? राजस्थानी भाषा में मिलता है, मैथिली में मिलता है और ब्रज भाषा में मिलता है। पर वह साहित्य का व्यापक माध्यम बनने में अशक्त था, यानी वो उतना मैच्योर गद्य नहीं था। खड़ी बोली की परंपरा प्राचीन है। अमीर खुसरो से लेकर मध्यकालीन भूषण कवि जो थे, जो वीर रस के कवि थे, तक के काव्य में इसके उदाहरण बिखरे पड़े हैं। खड़ी बोली गद्य के भी पुराने नमूने मिले हैं। इस तरह का बहुत सा गद्य फारसी और गुरमुखी लिपि में लिखा गया है। दक्षिण की मुसलमान रियासतों में दक्षिणी के नाम से इसका विकास हुआ। 18वीं सदी में लिखा गया राम प्रसाद निरंजनी और दौलत राम का गद्य उपलब्ध है। पर नई युग चेतना के संवाहक रूप में हिंदी के खड़ी बोली गद्य का व्यापक प्रसार 19वीं सदी से होता है। कहाँ से होता है? खड़ी बोली गद्य का व्यापक प्रसार 19वीं सदी से मिलता है। कब? फोर्ट विलियम कॉलेज से, जहाँ पर कलकत्ते के फोर्ट विलियम कॉलेज में नवागत अंग्रेज, माने जो नए अंग्रेज अफसर आते थे, उनके उपयोग के लिए लल्लू जी लाल और सदल मिश्र ने गद्य की पुस्तकें लिखकर हिंदी के खड़ी बोली गद्य की पूर्व परंपरा के विकास में कुछ सहायता दी। इसके अलावा मुंशी सदा सुखलाल और इंशा अल्लाह खां की गद्य रचनाएं इसी समय लिखी गई। आगे चलकर प्रेस पत्रिकाओं, ईसाई पंथ प्रचारकों तथा नवीन शिक्षा संस्थाओं से हिंदी गद्य के विकास में सहायता मिली। बंगाल, पंजाब, गुजरात आदि विभिन्न प्रांतों के निवासियों ने भी उसकी उन्नति और प्रसार में योग दिया। इसी हिंदी गद्य में आप समाचार पत्रों को नहीं भूल सकते। हिंदी गद्य के प्रसार में या हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य के प्रसार में हिंदी के समाचार पत्रों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इसीलिए हिंदी का पहला समाचार पत्र, प्रश्न आता है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन था? उदंत मार्तंड। कब प्रकाशित हुआ? 1826। कहाँ से? कलकत्ता से। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे और राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी गद्य के निर्माण और प्रसार में अपने अपने ढंग से सहायक हुए। आर्य समाज और अन्य सांस्कृतिक आंदोलनों ने भी आधुनिक गद्य को आगे बढ़ाया। गद्य साहित्य की विकासमान परंपरा 19वीं सदी के उत्तरार्ध से अग्रसर हुई। उत्तरार्ध का मतलब 19वीं सदी के बाद के वर्षों में। इसके प्रवर्तक, आधुनिक युग के प्रवर्तक और पथ प्रदर्शक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। ध्यान देंगे, आधुनिक काल के प्रथम रूपांतर, जिसका नाम भारतेंदु युग है, इन्हीं के नाम पर पड़ा था, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर, जिन्होंने साहित्य का समकालीन जीवन से घनिष्ठ संबंध स्थापित किया। यह संक्रांति और नव जागरण का युग था। नव जागरण मतलब नया जागरण हो रहा था। मानसिक, वाचिक, कार्मिक, हर दृष्टिकोण से नया जागरण हो रहा था लोगों के मन में। अंग्रेजों की कूटनीतिक चालों और आर्थिक शोषण से जनता संत्रस्त और क्षुब्ध थी। इसीलिए समाज का एक वर्ग पाश्चात्य संस्कारों से आक्रांत हो रहा था, तो दूसरा वर्ग रूढ़ियों में जकड़ा हुआ था। इसी समय नई शिक्षा का आरंभ हुआ और सामाजिक सुधार के आंदोलन चले। नवीन ज्ञान विज्ञान के प्रभाव से नवशिक्षितों में जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण विकसित हुआ, जो अतीत की अपेक्षा वर्तमान और भविष्य की ओर विशेष उन्मुख था। सामाजिक विकास में उत्पन्न आस्था और जागृत समुदाय चेतना ने भारतीयों में जीवन के प्रति नया उत्साह उत्पन्न किया। भारतेंदु के समकालीन साहित्य में, विशेषकर गद्य साहित्य में, तत्कालीन वैचारिक और भौतिक परिवेश की विभिन्न अवस्थाओं की स्पष्ट और जीवंत अभिव्यक्ति हुई। इस युग की नवीन रचनाएं कैसी थी? देशभक्ति और समाज सुधार की भावना से परिपूर्ण है। अनेक नई परिस्थितियों की टकराहट से राजनीतिक और सामाजिक व्यंग्य की प्रवृत्ति भी उद्बुद्ध हुई। इस समय के गद्य में बोलचाल की सजीवता है। ध्यान देंगे, शुरुआती जो गद्य लिखे गए आधुनिक काल में, वो बोलचाल की भाषा ज्यादा है उसमें, और लेखकों के व्यक्तित्व से संपृक्त होने के कारण उसमें पर्याप्त रोचकता आ गई है। सबसे अधिक निबंध लिखे गए जो व्यक्ति प्रधान और विचार प्रधान तथा वर्णनात्मक भी थे। अनेक शैलियों में कथा साहित्य भी लिखा गया, अधिकतर शिक्षा प्रधान।
पर यथार्थवादी दृष्टि और नए शिल्प की विशेषता श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु में ही है। देवकीनंदन खत्री का तिलस्मी उपन्यास चंद्रकांता इसी समय प्रकाशित हुआ। पर्याप्त परिमाण में नाटकों और सामाजिक प्रहसनों की रचना हुई। भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, श्रीनिवास दास आदि प्रमुख नाटककार हैं। साथ ही भक्ति और श्रृंगार की बहुत सी सरस कविताएं भी निर्मित हुई। बहुत सी सरस कविताएं भी निर्मित हुई, पर जिन कविताओं में सामाजिक भावों की अभिव्यक्ति हुई वे ही नए युग की सृजनशीलता का आरंभिक आवाज देती हैं। खड़ी बोली के छिटपुट प्रयोगों को छोड़ शेष कविताएं ब्रज भाषा में लिखी गई। वास्तव में नया युग इस समय के गद्य में ही अधिक प्रतिफलित हो सके। आज ध्यान देंगे, भारतीय युग की शुरुआती जो कविताएं थी वो ब्रज भाषा में ही होती थी, लेकिन जो गद्य थे वो खड़ी बोली हिंदी में होते थे। इस चीज को आप, इस अंतर को आप ध्यान रखिएगा। इस कालावधि की सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं दो हैं। क्या? एक तो सामान्य काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की स्वीकृति, और दूसरे गद्य का नियमन और परिमार्जन। इस कार्य में सर्वाधिक सशक्त योग सरस्वती पत्रिका का हुआ, और उसके संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी जी और उनके सहकर्मियों ने हिंदी गद्य की अभिव्यक्ति क्षमता को विकसित किया। निबंध के क्षेत्र में द्विवेदी जी के अतिरिक्त बालमुकुंद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, पूर्ण सिंह, पद्म सिंह शर्मा जैसे एक से एक सावधान, सशक्त और जीवंत गद्य शैलीकार सामने आए। उपन्यास अनेक लिखे गए पर उनकी उपन्यास अनेक लिखे गए पर उसकी यथार्थवादी परंपरा का उल्लेखनीय विकास न हो सका। यथार्थपरक आधुनिक कहानियां इसी काल में जन्मी और विकासमान हुई। गुलेरी, कौशिक आदि के अतिरिक्त प्रेमचंद और प्रसाद की भी आरंभिक कहानियां इसी समय प्रकाश में आई। नाटक का क्षेत्र अवश्य सुना सा रहा। इस समय के सबसे प्रभावशाली समीक्षक द्विवेदी जी थे, जिनकी संशोधनवादी और मर्यादानिष्ठ आलोचना ने अनेक समकालीन साहित्य को पर्याप्त प्रभावित किया। मिश्र बंधु, कृष्ण बिहारी मिश्र और पद्म सिंह शर्मा इस समय के अन्य समीक्षक हैं, पर कुल मिलाकर इस समय की समीक्षा बाह्य पक्ष प्रधान ही रही, आंतरिक समीक्षा नहीं थी। उसके बाद सुधारवादी आदर्शों से प्रेरित अयोध्या सिंह उपाध्याय ने अपने प्रिय प्रवास में राधा का लोक सेविका रूप में प्रस्तुत किया। ध्यान देंगे, ये सब अब हम चल रहे हैं धीरे धीरे भारतेंदु युग से द्विवेदी युग की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पर ये सारे रचनाकारों का हम नाम देखते हैं। द्विवेदी युग की तरफ जब आते हैं और आगे बढ़ते हैं, सन 1920 से 40 के 2 दशकों में आधुनिक साहित्य के अंतर्गत वैचारिक और कलात्मक प्रवृत्तियों का अनेक रूप उत्कर्ष दिखाई पड़ा। सर्वाधिक लोकप्रियता किसको मिली? उपन्यास और कहानी को मिली। कथा साहित्य में घटना वैचित्र की जगह जीते जागते स्मरणीय चरित्रों की सृष्टि हुई। निम्न और मध्यवर्गीय समाज के यथार्थपरक चित्र व्यापक रूप में प्रस्तुत होते हैं। और क्या था? वर्णन की सजीव शैलियों का विकास हुआ। और इसी समय आप देखेंगे कथा साहित्य के महान जो मील के पत्थर थे, प्रेमचंद का इसमें आगमन होता है। वृंदावन लाल वर्मा या शंकर प्रसाद, ये सारे नाम आपको इस समय देखने को मिल जाएंगे। हिंदी आलोचना देखेंगे, ये सारी विशेषताएं हैं आधुनिक काल की। हिंदी आलोचना के क्षेत्र में रामचंद्र शुक्ल ने सूर, तुलसी और जायसी की सूक्ष्म भाव स्थितियों और कलात्मक विशेषताओं का मार्मिक उद्घाटन किया। इसी समय अन्य आलोचक में नंद दुलारे वाजपेयी आते हैं, डॉक्टर नगेंद्र आते हैं, डॉक्टर हृदय प्रसाद द्विवेदी। यानी आलोचना, गद्य में आलोचना का विकास आधुनिक काल की सबसे बड़ी देन है। आलोचना साहित्य बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ा, खास करके छायावाद में। काव्य के छात्र में छायावाद के विकास का युग था। पूर्ववर्ती काव्य वस्तुनिष्ठ था, छायावाद काव्य कैसा है? भावनिष्ठ है। इसमें व्यक्तिवादी प्रवृत्तियों का प्राधान्य है, व्यक्तिवादी प्रवृत्तियों का प्राधान्य है। स्थूल वर्णन विवरण के स्थान पर छायावादी काव्य में व्यक्ति की स्वच्छंद भावनाओं की कलात्मक अभिव्यक्ति हुई। स्थूल तथ्य और वस्तु की अपेक्षा बिंब विधान, बिंब विधायक कल्पना छायावादियों को अधिक प्रिय है। बिंब विधान ये छायावाद में बहुत हुआ था।
इसमें और रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, बालकृष्ण शर्मा नवीन, दिनकर, ये सब छायावाद के बहुत ही उत्कृष्ट कवि माने जाते हैं। छायावाद के बाद व्यक्तिवादी प्रवृत्तियां हावी होने लगी। पहले तो प्रगतिवादी होती है, उसके बाद प्रयोगवाद। प्रगतिवाद में समाजवाद हावी था और प्रयोगवाद में व्यक्तिवाद ज्यादा हावी हुआ। वो कब शुरू हुआ? 1940 के बाद। 1940 के बाद छायावाद की संवेदनशील, सौंदर्य मूल्य और कल्पना प्रिय व्यक्तिवाद प्रवृत्तियों के विरोध में प्रगतिवाद का संघबद्ध आंदोलन चला, जिसकी दृष्टि समाजबद्ध, यथार्थवादी और उपयोगितावादी है। सामाजिक वैषम्य और वर्ग संघर्ष का भाव इससे विशेष मुखर हुआ। इसने साहित्य को सामाजिक क्रांति के अस्त्र के रूप में ग्रहण किया। अपनी उपयोगितावादी दृष्टि की सीमाओं के कारण प्रगतिवादी साहित्य, विशेषतः कविता में कलात्मक उत्कर्ष की संभावनाएं अधिक नहीं थी। फिर भी उसने साहित्य के सामाजिक पक्ष पर बल देकर एक नई चेतना जागृत की। ध्यान देंगे, प्रगतिवादी आंदोलन के आरंभ के कुछ ही बाद नए मनोविज्ञान या मनोविश्लेषण शास्त्र से प्रभावित एक और व्यक्तिवादी प्रवृत्ति साहित्य के क्षेत्र में सक्रिय हुई थी, जिसे सन 1943 के बाद प्रयोगवाद नाम दिया गया। इसी का संशोधित रूप वर्तमान कालीन नई कविता और नई कहानियां हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध और उसके उत्तरकालीन साहित्य में जीवन की विभीषिका, कुरूपता और असंगतियों के प्रति असंतोष तथा क्षोभ ने कुछ आगे पीछे दो प्रकार की प्रवृत्तियों को जन्म दिया। एक का नाम प्रगतिवाद है। ध्यान देंगे आप, ये आधुनिक काल की 1940 के बाद की जो प्रवृत्तियां हुई, उसमें एक का नाम प्रगतिवाद है, जो मार्क्सवाद के भौतिकवादी जीवन दर्शन से प्रेरणा लेकर चला, और दूसरा का नाम क्या है? प्रयोगवाद है, जिसने परंपरागत आदर्शों और संस्थाओं के प्रति अपने असंतोष की तीव्र प्रतिक्रियाओं को साहित्य के नवीन रूपगत प्रयोगों के माध्यम से व्यक्त किया। इस पर मनोविज्ञान का प्रभाव था। प्रगतिवाद से प्रभावित कथाकारों में कौन कौन है? यशपाल, उपेंद्र नाथ अश्क, अमृतलाल नागर, नागार्जुन आदि हैं। आलोचकों में कौन कौन है? प्रगतिवादी आलोचकों में रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, विजय देव नारायण शाही आदि हैं। प्रगतिवादी कवियों का नाम लेंगे तो केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, रांगे राघव, शिवमंगल सिंह सुमन आदि हैं। निबंध विधा में इस दौर के प्रमुख निबंधकार देखेंगे तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र और कुबेरनाथ राय इत्यादि विशेष ख्याति अर्जित करते हैं। नए मनोविज्ञान से प्रभावित प्रयोगों के लिए सचेष्ट कलाकारों में अज्ञेय प्रमुख है। ध्यान देंगे, ये यही सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं, जिन्होंने नदी के द्वीप लिखे, जिन्होंने शेखर एक जीवनी लिखी, जो प्रयोगवाद के मूल जन्मदाता माने जाते हैं। अज्ञेय खास करके उत्तर आधुनिक साहित्य के सबसे पहले रचनाकार का नाम पूछा जाएगा तो अज्ञेय है। मनोविज्ञान से गंभीर रूप से प्रभावित इलाचंद्र जोशी और जैनेन्द्र भी हैं। इन लेखकों ने व्यक्ति मन के अवचेतन का उद्घाटन कर नया नैतिक बोध जगाने का प्रयत्न किया। जैनेन्द्र और अज्ञेय ने कथा के परंपरागत ढांचे को तोड़कर शैली शिल्प संबंधी नए प्रयोग किए। परिवर्तित लेखकों और कवियों में वैयक्तिक प्रतिक्रियाएं अधिक प्रखर हुई। समकालीन परिवेश से वे पूर्णतः सशक्त हैं। उन्होंने समाज और साहित्य की मान्यताओं पर गहरा प्रश्न चिन्ह लगा दिया। ये प्रयोगवाद और नई कविता की खास विशेषताएं हैं, जो आस्थाओं पर चोट करती हैं, आस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती हैं। व्यक्ति जीवन की लाचारी, कुंठा, आक्रोश आदि व्यक्त करने के साथ ही वे वैयक्तिक स्तर पर नए जीवन मूल्यों के अन्वेषण में लगे हुए हैं। उनकी रचनाओं में एक ओर सार्वभौम संत्रास और विभीषिका की छटपटाहट है, तो दूसरी ओर व्यक्ति के अस्तित्व की अनिवार्यता और जीवन की संभावनाओं को रेखांकित करने का उपक्रम भी। हमारा समकालीन साहित्य आत्यंतिक व्यक्तिवाद से ग्रस्त है और यह उसकी सीमा है, पर उसका सबसे बड़ा बल और उसकी जीवनमयता है, जिसमें भविष्य की सशक्त संभावनाएं निहित है। यानी आप ध्यान देंगे कि पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास, ये हिंदी साहित्य का इतिहास की प्रवृत्ति आपसे हम डिस्कस कर रहे थे कि जहां हम देखते हैं कि रासो काव्य से शुरू होता है और इसके बीज हमें जैन साहित्य, नाथ साहित्य में भी दिखने को मिलते हैं।
प्रासो और चारण साहित्य से हिंदी साहित्य शुरू होता है, और हम देखते हैं कि आज की नई कविता, प्रयोगवादी कविता, नई कहानी, लघुत्री कहानी और लघु कथाओं, इन सब तक आज तक इसका विकास कंटिन्यू हो रहा है। कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, यानी जैसे जैसे समाज बदलता है, जिस तरह समाज में नई टेक्नोलॉजी आती है, जिस तरह समाज में नया दर्शन आता है, जिस तरह समाज में सोचने समझने, उठने बैठने, खाने पीने, कपड़ा पहनने, शादी ब्याह, नए तरीके, धर्म के नए रूप, सांगठनिक रूप आते जाएंगे, उसी तरह साहित्य भी अपने आप को डेवलप करता जाएगा। तो इस रूप में हिंदी साहित्य का निरंतर विकास होता रहा है। तो इस रूप में हमने हिंदी साहित्य के इतिहास के विकास को, हिंदी साहित्य के इतिहास के अलग अलग कालखंडों की प्रवृत्तियों को, हिंदी साहित्य के अलग अलग कालखंडों को जाना, और आप इसे अच्छे से अपने मन में बैठाएंगे, इसको बार बार सुनने का प्रयास करेंगे। आगे के वीडियो में हम अलग अलग कालखंडों के ऊपर अलग अलग क्लास लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो, ये क्लास अच्छा लगे तो आप निश्चित रूप से इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।